बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं इंतहाई मौसर और कामयाब होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस जो मेरी 34 साल प्रैक्टिस का निचोड़ है। आज मैं जिस मर्ज़ के लिए आपसे बात करूंगा वो है बवासीर, और इस मर्ज़ के लिए मैं अपना बेहतरीन फार्मूला आपकी नज़र करूंगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बवासीर क्या होती है, दूसरी ये कि बवासीर क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, और कौन कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें और कौन कौन लोग हैं जो बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, जो ख़तरे में हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपना फार्मूला जिससे बवासीर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बवासीर इजाबत की जगह पर जो खून की नालियाँ होती हैं उन पर मुसलसल दबाव पड़ने की वजह से उस पर सूजन आ जाती है और सोजिश हो जाती है और उसमें उभार से पैदा हो जाते हैं और लटकने लगते हैं। ये इनको उर्फ़ आम में मस्से कहते हैं और यही बवासीर है। ये दो किस्म की होती है बवासीर, एक इंटरनल पाइल्स और दूसरी एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में इजाबत की जगह के बाहर मस्से नमूदार हो जाते हैं जो बहुत तकलीफ़ देते हैं। ये तकलीफ़ दे, इसको आम उर्फ़ आम में बादी बवासीर कहते हैं, जिसमें तकलीफ़ बहुत होती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। शायद नादर ही ब्लीडिंग हो तो मामूली सी ब्लीडिंग होती है। दूसरी किस्म है बवासीर की इंटरनल बवासीर, जिसको आम ज़बान में खूनी बवासीर कहते हैं। इसमें इजाबत की जगह के अंदर 1.5-2 इंच अंदर मस्से बन जाते हैं जो ब्लीड करते हैं, जो खून आने लगता है, मुसलसल खून आने लगता है। इसमें तकलीफ़ आम तौर पर कम होती है, बहुत कम होती है या नहीं होती है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत होती है। इस बवासीर के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा वो होता है जिसमें मस्से अंदर ही रहते हैं और जिस्म के बाहर नहीं निकलते हैं और ब्लीडिंग होती रहती है। इंटरनल बवासीर का दूसरा दर्जा वो है जिसमें इजाबत के दौरान मस्से जिस्म से बाहर आ जाते हैं और फिर जब फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मस्से अंदर चले जाते हैं। और इसका तीसरा दर्जा वो होता है जिसमें मस्से इजाबत के वक्त बाहर आ जाते हैं और वापस अंदर नहीं जाते। ये बहुत तकलीफदेह होता है। थर्ड दर्जे में आम तौर पे डॉक्टर्स इसको फ़ौरन ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, लेकिन जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसमें इस दर्जे में भी बवासीर ख़त्म हो जाती है, फौरी फ़ायदा होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, तकलीफ़ दूर हो जाती है। लेकिन अगर इसको परमानेंट ख़त्म करना है, बवासीर से निजात हासिल करना है, तो इस फार्मूले को 4 से 6 महीने तक खाना पड़ता है। सीवियरिटी के लिहाज से कितनी पुराना मर्ज़ है और कितना शिद्दत है उसमें, उसके लिहाज से 4 से 6 महीने तक रेगुलर खाना पड़ता है बग़ैर गैप किए हुए, तो वो भी सही हो जाता है। ये तो हमने बता दिया कि बवासीर क्या होती है, और दूसरी होती है कि बवासीर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह तो मौरूसी होती है, यानी माँ बाप में, दादा दादी में, नाना नानी में या ब्लड रिलेशंस में अगर पाइल्स की तकलीफ़ मौजूद है तो आदमी को ख़तरा होता है कि उसको भी ज़रूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे होता है इसके क़ब्ज़ अगर हो जाए, शदीद क़ब्ज़ हो तो पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी कि अगर आपको क़ब्ज़ हार्ड स्टूल नहीं पास हो रहा, सॉफ्ट भी है, लेकिन आपको खुद ब खुद नहीं हो रहा है बल्कि आपको बाकायदा ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो मस्सों तो खून की नालियों पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने के नतीजे में उसमें मस्से उभार पैदा हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, उसी को मस्से कहते हैं। तीसरी वजह जो होती है वो होती है बैठे रहना। ऐसे लोग जो बैठे हुए काम करते हैं, जैसे ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं, 10-10, 12-12 घंटे बैठ रहे हैं, ड्राइवर हजरात हैं जो लंबे लंबे सफ़र के ऊपर जाते हैं और 12-12, 15-15 घंटे गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो सुबह से शाम तक टैक्सी चला रहे होते हैं, या दर्जी वगैरह हैं, ये लोग
ख़तरे में होते हैं कि इन लोगों को पाइल्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उनके मुसलसल बैठे रहने की वजह से उनके नसों जो रगे हैं, खून की नालियां हैं, वरीदें हैं, जो वेन्स हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है और उसके अंदर उभार पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जो रिस्क होता है उन लोगों को होता है जो वज़न उठाते हैं, जैसे मज़दूर हैं जो बोरियां उठाने वाले होते हैं, या ईंट बजरी चढ़ाने वाले होते हैं, या और दूसरे या वेट लिफ्टर होते हैं। जो ऐसे जो वज़न उठाते हैं, वज़न उठाने से खून की नालियों पे बहुत दबाव पड़ता है, और जो लोग मुसलसल ऐसा करते हैं तो उनको बवासीर हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आखिरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी में बाज़ ख़वातीन को पाइल्स की तकलीफ़ हो जाती है। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों में किसी भी वजह से हुई हो, वो फार्मूला उतना ही मौसर है और मुकम्मल तौर पे सही कर देता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो फार्मूला क्या है। इसको नोट कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दूंगा और कोशिश करूंगा कि एडिटिंग में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो फार्मूला लिखा हुआ दे दूं। इसमें सबसे पहली दवा है, जो बेहतरीन दवा है, जिसके बगैर पाइल्स ख़त्म ही नहीं हो सकती, वो है थूजा। थूजा को इस फार्मूले में मैं 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। ये बेस्ट पोटेंसी है थूजा की, जो इस मर्ज़ में काम आती है। दूसरी दवा होती है एस्क्यूलस। इस दवा को भी मैं 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त दवा है। ये खुसूसन जो बादित बवासीर है और इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, किरचें चुभने का एहसास हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है आदमी, उसके लिए ये दवा बेहतरीन दवा है। और तीसरी दवा होती है इसकी कॉलनसुनिया। कॉलनसुनिया को मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। पहली दो पोटेंसियाँ 200 में थी, थूजा 200 में इस्तेमाल करता हूँ, एस्क्यूलस 200 में इस्तेमाल करता हूँ, और जो कॉलनसुनिया है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। ये बेहतरीन मेडिसिन है, चाहे बवासीर खूनी हो या बादी हो, दोनों पे बहुत अच्छा असर करती है। स्पेशली अगर प्रेग्नेंट वुमेन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की तकलीफ़ हो गई है, उनके लिए ये बिल्कुल एक नेमत है। ये चौथी दवा जो इसमें मैं मिक्स करता हूँ वो है किलकिरिया फ्लोरिका 200। दोस्तों, ये भी बेहतरीन दवा है। इस बायोकेमिक में इसको पेचकस दवा कहा जाता है, जिसमें जहाँ पर भी कहीं ढीलापन आ रहा हो तो ये दवा उसको टाइट कर देती है। तो ये खून की नालियों में जो ढीलापन आ रहा है, जिसकी वजह से उभार पैदा हो गए हैं, मस्से पैदा हो गए हैं, ये इनको सुकेड़ के नॉर्मल कर देती है। ये बेहतरीन दवा है। ये चारों दवाओं को इक्वल क्वालिटी में, एक क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में डाल लेते हैं। अगर 5 ml ले रहे हैं तो 5-5 ml चारों दवाएं लेकर एक 30 ml की शीशी में डाल दें और 10 झटके देते हैं। 10 झटके जो होम्योपैथी का एक तरीका है, उसके मुताबिक इसको मैं रिपोटेंटाइज करता हूँ। ये अब एक नई दवा बन जाती है। ये पाइल्स के लिए एक बेहतरीन दवा है। ये मर्ज़ को जड़ से उखाड़ देती है, और ये ऐसा फार्मूला है दोस्तों कि कभी नाकाम नहीं हुआ। आज तक मैंने जिसको भी दिया है उसको फ़ायदा हुआ है, जिसको भी दिया है उसको फ़ायदा हुआ है। ये बवासीर बादी हो या खूनी हो, दोनों पे बहुत अच्छा असर करता है। इसके बाद एक और दवा हम शामिल करते हैं, इस फार्मूले में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि अलहदा से ख़तरे होते हैं जो पीने के लिए देते हैं। वो होते हैं हेमामेलिस 3X। हेमामेलिस खून की नालियों पे बहुत अच्छा असर करती है, वरीदों पे यानी वेंस के ऊपर इसका ज़बरदस्त असर है। ये पाइल्स के लिए एक बेहतरीन दवा है, लेकिन इसको हम 3X में ख़तरे 5-5 ख़तरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा पीने के लिए देते हैं। और जो ऊपर वाला मैंने फार्मूला बताया है, जो 4 दवाओं का है, उससे हम ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं या डिस्क्रिट बना लेते हैं। उनको भी सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा गोलियाँ चूस लेते हैं। और ये जो है, इसको थोड़े से पानी में, 1 घूंट पानी में मिलाकर, जो हेमामेलिस है, इसको 1 घूंट पानी में 5 ख़तरे मिलाकर दिन में 4 मरतबा चुस्कियाँ ले लेकर पी लेते हैं। दोस्तों, ये एक बेहतरीन फार्मूला है और इससे मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब एक और सिचुएशन आती है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फिर एक और मदर टिंचर होता है मिलीफोलियम। वो 10-10 ख़तरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा देना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। जब ब्लीडिंग रुक जाए तो फिर उसको 5-5 ख़तरे दिन में 4 मरतबा पिला देते हैं। 1-2 दिन पिला कर उसको छोड़ देते हैं, खून बंद हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया है, जो थूजा, एस्क्यूलस, कॉलनसुनिया और किलकिरिया फ्लोर, ये और जो हेमामेलिस बताए, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है
4 से 6 महीने तक मुसलसल बगैर गैप किए हुए। अगर आप गैप कर देते हैं, थोड़े दिन छोड़ दिया, फिर खा लिया, फिर छोड़ दिया, खा लिया, तो फिर सारी ज़िंदगी खाते ना आराम होता रहेगा। लेकिन जिससे समझते हैं कि मर्ज़ जड़ से चला जाए, वो जड़ से नहीं जाएगा। अब ये होता है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी अगर किसी को पाइल्स हो गई है तो उसको और क्या मर्ज़ होने का अंदेशा है। तो सबसे पहले तो ये था कि ये अगर पाइल्स है और तकलीफ़ बहुत हो रही है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे ख़ारिश हो जाती है। और अगर हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो बाद में हल्का सा कट लग जाता है, वो फिशर हो जाता है। उसके लिए फिर एक अलग दवा देनी पड़ती है। रिटेनिया में देता हूँ, जब मैं इसका फिशर का वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको तफसील से बात कर लूँगा। उस वक्त ये फार्मूला सिर्फ बवासीर के लिए, अगर फिशर हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको दवा और लेनी पड़ेगी। दूसरा ये होता है इन्फेक्शन की वजह से बाद दफ़ा वहाँ पर फिस्चुला हो जाता है। फिस्चुला भी एक अलग मर्ज़ है, उसके लिए भी अलग दवा होती है, वो अलग दवा खानी पड़ेगी। इससे वक्ती तौर पर कुछ आराम महसूस होगा, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ बवासीर के लिए है। उसके अलावा ये होता है कि अगर खूनी बवासीर है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग होने की वजह से सांस फूलने लगती है, कमज़ोरी हो जाती है, मरीज़ एनीमिक हो जाता है, यानी खून की कमी का शिकार हो जाता है। तो ये इसके हैं। इसके लिए अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो मेरा एक खून बनाने का एक फार्मूला है, वो भी मैं उसका अलग वीडियो बनाऊँगा, वो देते हैं। उससे फिर खून की कमी भी दूर हो जाती है। अब ये होता है कि क्या चीज़ें इस मर्ज़ में खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। मसलन अगर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करेंगे, चाहे बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर हो, दोनों में तकलीफ़ बढ़ जाती है। बड़ा गोश्त हो गया, आलू, अरवी, बैगन, चने की दाल, मसूर की दाल, ये सब मना है, इन सब से तकलीफ़ हो जाती है। और फलियाँ जैसी मुख्तलिफ़ किस्म की फलियाँ होती हैं, वो अगर खाते हैं या गर्म चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला खाते हैं, तो उससे इसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। और जो लोग सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं वो लोग भी परेशानी रहते हैं। अब खाना क्या चाहिए? खाने इस चीज़ में खाएँ, तुरई, टिंडे, लौकी, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ऐसी सब्ज़ियाँ खाएँ, पत्ते वाली सब्ज़ियाँ खाएँ, इन सब से फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ जो खाना चाहिए वो है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका एक चाय का चम्मच भर के लें और एक प्याले पानी में उसको घोल दें। 2-4 मिनट इंतज़ार करें, वो थोड़ा सा फूलने लगेगा, फिर उसको आप पी लीजिए। ये आप एक दफ़ा भी पी लेंगे तो काफ़ी है। उसके लिहाज से फिर आपकी इजाबत का टाइम भी सेट होगा, किस वक्त आप लेते हैं। कभी भी लें आप, खाना खाने के बाद में लें। खाना खाने से पहले ले लेंगे तो आपसे खाना कम खाया जाएगा। तो ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप सब इससे सेहतियाब हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।